हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी। दिस इज चैप्टर नंबर 13 इन योर एनसीईआरटी बुक पार्ट 2। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें 6 मार्कर क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, मतलब एक तरह से चांसेस बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज का अकर होने का कितना चांस है। अब मैं बोल रहा हूँ किसी भी चीज, तो यहाँ पे वो वर्ड यूज नहीं करेंगे हम किसी भी चीज के, यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं उसकी जगह इवेंट। कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या है उसको हम बोलते हैं उसके होने की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी में आप हमेशा से सीखते आए हो एक बेसिक सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये जो फॉर्मूला है ये आप हमेशा से सीखते आ रहे हो, जिस भी क्लास में आपने स्टार्ट किया प्रोबेबिलिटी को पढ़ना, दैट इज 8th क्लास में भी अगर आपने पढ़ा तो ये बेसिक सा फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है। तो आपको एक बात बता देता हूँ, इसी बेसिक फॉर्मूले से ही सारी चीजें इवॉल्व होके आज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको मिलेंगी। वो बोलने में कॉम्प्लेक्स है लेकिन जब आप उसको समझ जाओगे तो आपको ईजी लगेगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी को सिंपली वैसे नहीं लेंगे जैसे हमने पहले तक पढ़ा हुआ था प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे थोड़े से नए कॉन्सेप्ट्स प्रोबेबिलिटी के आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आइए जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ी क्यों, राइट। मैं आपको ये चीज ना एक एग्जाम्पल के हेल्प से बताऊंगा। ये एग्जाम्पल एज इट इज आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, तो ये इजी टू इलस्ट्रेट है और समझने के लिए आसान है। तो इसी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। कोई एग्जाम्पल नंबर नहीं है, बस ऐसे ही कंटेंट में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट। तो देखो क्या होता है यहाँ पे ना, मैं 3 कॉइन का केस कंसिडर करता हूँ। 3 कॉइन केसेस, ठीक है। 3 कॉइन केस है। इसके अगर आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं आप सबने सीखा है। जैसे पहले आप एच एच टी टी एच टी टी एच, पहले आप दो दो 2 कॉइन के केसेस का केस मतलब ये वाला बना लो सैम्पल स्पेस, ठीक है। फिर पहले वाले में हेड 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 लगा दो, दूसरे वाले के स्टार्टिंग में टेल 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 लगा दो, राइट। जब 3 कॉइन के केसेस का 3 कॉइन 3 कॉइन केसेस का अगर आप कंसिडर करते हो तो आपके सैंपल स्पेस मतलब ये जो जो आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी है, या तो ये हो सकता है तीनों में हेड है, या पहले में हेड बाकी 2 में टेल, या पहले 2 में हेड बाकी लास्ट वाले में टेल, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या है एक तरह से सैंपल स्पेसेस बन गए, राइट। अब देखो यहाँ पे ना मैं इवेंट्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। यहाँ पे ना मैं 2 इवेंट्स ले रहा हूँ। पहला इवेंट मैं आपको ये कह रहा हूँ, लाइक कोई भी मैंने फर्स्ट इवेंट सेलेक्ट किया, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी या इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। तो पहला इवेंट हो गया एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, तो आप खुद सोचिए इसके सैंपल स्पेसेस क्या बनेंगे। मेरा कहने का मतलब है कम से कम 2 हेड आने, और ज्यादा से ज्यादा तीनों आ सकते हैं। तो देखो पहला वाला इसके अंदर आ जाएगा, यानी इसके सैंपल स्पेस में ये आएगा। नेक्स्ट वाला नहीं आएगा, फिर ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, बाकी नहीं आ रहे। तो क्या क्या आ गया आपके, एच टी एच एंड टी एच एच, ठीक है। ये किसके सैंपल स्पेस बन गए इस इवेंट के, कि एटलीस्ट, यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड लिख लेना, एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, राइट। तो एक तो ये हो गया। अब मान लीजिए कि एक और क्या कहते हैं, मैं इवेंट लेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये इवेंट है फर्स्ट कॉइन शोज टेल। पहला कॉइन जो है वो टेल शो कर रहा है। तो ऐसे कितने आप सैंपल स्पेस देखिए, कौन कौन से ऐसे वो है कि जिसके अंदर टेल शो कर रहा है, फर्स्ट यही है, चारों के चारों। तो इसके सैंपल स्पेसेस लिखिए ठीक है। अब देखिए, अब आप एक बात यहाँ पे बहुत आराम से समझिए कि बेटा ये जो भी आपने लिखे है ना, यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपली बोलता कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप बहुत सिंपली क्या करते, आप देखते अच्छा ये फेवरेबल आउटकम हो गए, ये कितने 1 2 3 4, तो आप लिखते 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने यहाँ पे 8, तो आप कहते हैं कि भाई हाफ, ठीक है। ऐसे सिमिलरली पी ऑफ एफ में आपसे बोलता तो ये भी आप कहते हैं ऐसे 4/8 आता, ये हाफ है। तो ये तो हो गया एक सिंपल सी चीज जो आप पहले पढ़ चुके हो। बट यहाँ पे नई चीज क्या आएगी,
अब मैं आपको पता है क्या बोलूंगा यहाँ पे, मैं आपको बोलूंगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अगर मैं आपको बोलता हूँ फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई इफ एफ हैज अकर्ड। अब यहाँ पे मैंने क्या करी है, मैंने आपको ना एक कंडीशंस अप्लाई कर दी। देखो इफ लगा दिया आगे, मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालो, लेकिन ये मान के चलो कि भाई एफ इवेंट तो होएगा ही होएगा। ठीक है, एफ इवेंट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये होने वाला है। ठीक है, अब देखो चेंजेस क्या आएंगे आपके हिसाब से। आप एक बात सोचो, मैंने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर दी कि भाई एफ तो होएगा ही होएगा, तो इवेंट ई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि ऐसे कौन से केसेस है, यानी कि एक बात तो क्लियर हो गई कि क्या कहते हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूं, मैं इन इवेंट्स की बात कर रहा हूं जो दोनों में आए। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि भाई एफ तो होएगा ही होएगा, यानी कि पहला कॉइन टेल होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता उसको। ठीक है, तो ऐसे कितने इवेंट्स है भाई, आप देखोगे भाई यहाँ पे ये तो 4 है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अकरेंस ऑफ इवेंट ई, यानी कि इसमें पहला कॉइन टेल हो, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, और क्या कहते हैं, 2 हेड्स भी होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो ऐसा कौन सा है कि पहला टेल और 2 हेड्स, तो आप देख रहे हो कि यार ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉमन, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ यही वाला एक क्या कहते हैं सैंपल स्पेस है जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब ये हो गया, आपके पास कितने आ गए, 1, राइट। तो अब आपसे पूछी जाएगी भाई प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आप पता है प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, तो ये तो अगर मैं आपको बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये कितनी होगी, ई इंटरसेक्शन एफ, तो आप बोलोगे भाई ये तो हो गई 1/8। ओके फाइन, दिस इज 1/8, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे आगे पूछता हूँ, क्या कहते हैं, ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आप एक बात सोचिए, काफी बच्चों को ऐसा डाउट आएगा कि अच्छा आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखो यहाँ पे ये तो मैंने पता है क्या निकाला बेटा, ये मैंने निकाल दी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये आंसर आपका नहीं होने वाला। इसका रीजन बताता हूँ। ये बेटा आंसर इसलिए नहीं होगा आपका क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ ये निकाला है कि द प्रोबेबिलिटी, अगर देखो इसको और इसको समझने में देखना अभी अंतर आएगा। ये जो मैं आपसे चाह रहा था वो ये नहीं है, सिर्फ इतना नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई निकालो इफ एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, और ये जो मैंने निकाला है ना, ये मैंने निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई एंड एफ। अगर आपको याद हो ये होता है एंड, तो मैं आपको ई एंड एफ के बारे में नहीं बोल रहा, मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे फर्क क्या आएगा, आपको मैं इनडायरेक्टली ये निकालने के लिए बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये निकालने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई। ठीक है, नीचे फिर एक ऐसे लाइन खींचेंगे ऑन कंडीशन, मतलब कंडीशन अप्लाइड इफ एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये होती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये नीचे पी और ब्रैकेट में एफ क्यों किया, देखिए अभी इसका आंसर अब मैं इसके हिसाब से निकालूंगा ना तो अभी आपको पता चलेगा। अब आप एक बात सोचो, ये तो हो गए क्या कहते हैं आपके ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगी, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो भाई 1/4 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे 4 आउटकम्स है, और क्या कहते हैं ये तो 4 आउटकम्स हो गए आपके, एक सेकेंड, 1/4 नहीं, 1/2। ठीक है, क्योंकि ये 4 हो गए, 4/8 दैट इज 1/2। ठीक है, ये हो जाएगी हाफ पी ऑफ एफ। अब आप यहाँ पे इसको पुट करके देखो कितना आता है, 1/8, 1/2, दिस इज 1/4। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो बेटा, यहाँ पे हम डिवीजन पता है किससे कर रहे हैं, एफ से कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि ना, ध्यान रखो, अगर आपको ये बोला है कि भाई इफ एफ हैज अकर्ड, कि ये बोल दिया कि भाई एफ तो अकर हुआ ही है, तो ध्यान रखना आपके पास ना चॉइसेस कम हो जाती है। यहाँ पे 8 की चॉइसेस थी ना, यहाँ पे 8, यहाँ पे ये फिक्स हो गया कि भाई चॉइसेस आपके पास कितनी रह गई है, 4। अब मैं इसको आपको विदाउट फॉर्मूला समझा रहा हूँ। इसको अगर मैं आपको वैसे ही कंसिडर कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान ना दो, अगर प्रैक्टिकली आपको बताऊं, तो आपको निकालना क्या था, ये
कि आपने ये माना कि भाई एफ अकर हो गया। अगर एफ अकर हो गया ना, अब इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया, ये जो सैंपल स्पेसेस हैं, ठीक है। अब आपको किस में से चुनना है, इवेंट्स इसमें से। तो इसके टोटल कितने हैं भाई, अपॉन टोटल करते हैं 4। अब इसमें से ऐसा कौन सा इवेंट है जो ई को क्या कहते हैं, ई को सेटिस्फाई करता है, सिर्फ एक इवेंट ऐसा है, तो ये बन गया आपका 1/, ठीक है। ये तो मैंने आपको जस्ट ऐसे ही समझाने के तौर पे ये बता दिया है, लेकिन आपको अप्लाई कैसे करना है एग्जाम में, इस फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो ये 1/4 आपको मैंने बताया कि आया कैसे है, बट आपको यूज करना है ये फॉर्मूला। तो ये हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसको मैं आपको क्लियरली एक बार लिख के दिखा देता हूँ। तो इसको लिखते कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event E when F has already occurred is equals to P of E intersection F अपॉन P of F। ध्यान रखना नीचे P of E मत लिख देना, जो इवेंट अकर हो रखा है उसी को लिखना है। तो ये है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। तो बच्चों अब हम लोग ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपने पढ़ ली है, दैट इज अगर ये बोला जाए P of E by F, मतलब कि probability of occurrence of E if F has already occurred, ये होता है आपका P of F, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, आपको कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे जाननी पड़ेगी। इसके कुछ ना फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव भी करके दिखा दूंगा मैं आपको, या डिराइव करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली भी बताऊंगा, और कुछ इसमें से आप देख सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बता देते हैं। अब मान लो कि E एंड F आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है कि कुछ भी इन दोनों के अंदर कॉमन ही नहीं है, अगर ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, राइट। दिस इज पी एफ, ठीक है। हाँ तो देखिए ई एंड एफ आर डिसजॉइंट, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा ना बेटा, वो तो जीरो ही होने वाला है। अगर वो जीरो हो गया तो एक चीज क्लियर हो गई कि पी एफ विल बी इक्वल्स टू जीरो, साफ साफ, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा आपका। इसके बाद आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, अगर आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, A probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ, राइट। तो अब इस फॉर्मूला को अगर यहाँ पे हम चेंज करें तो इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। और ये फॉर्मूला चेंज हो गया, पता है कैसे आएगा, इन सब में डिवाइड, मतलब डिवाइड कह रहा हूँ इसमें ना। अगर इस फॉर्मूले को आपको लिखना है तो आप सब में ऐसे लिख सकते हो, अपॉन, अपॉन डाल के, ठीक है। ध्यान रखना ये अपॉन एफ जो है ना, डिवीजन का साइन नहीं है, दिस इज नॉट डिवीजन, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, हम यहाँ कंसिडर करके चल रहे हैं कि एफ इवेंट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ठीक है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसी फॉर्मूले को अगर आप क्या कहते हो, ये बोलते हो कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो क्या होएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया ना यहाँ पे, ये जो पार्ट हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जीरो हो गया, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो आपका ये जो सॉल्व होके आएगा वो कितना आएगा, पी ऑफ ए यूनियन बी conditions applied f is equals to p of a by f plus p of b by f, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है आपका, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, राइट। तो इतना हो गया। तो ये हो गई आपकी पहली तो प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टीज, अच्छा एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी, ठीक है। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, नोट इट डाउन। अब देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी में ये आ सकता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सैंपल स्पेस टू अकर इफ एनी इवेंट एफ हैज अकर्ड। देखो मतलब अब क्या कह रहा है ये कह रहा है पूरे सैंपल स्पेस, यानी पूरा सैंपल स्पेस, मतलब जो मैंने अभी स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था उसके अंदर 8 थे ना सैंपल स्पेस। तो वो कह रहा है कि भाई उनमें से किसी के आने की प्रोबेबिलिटी, ये तो आप वैसे ही श्योर हो गए कि भाई 100% उसी पूरे टोटल सैंपल स्पेस में से कुछ आएगा। बट इसको यहाँ पे कैसे दिखाएं, देखो अगर इसको यही फॉर्मूले को यहाँ लगाते हो ना, तो ये बनेगा ऐसा, फुल सैंपल स्पेस इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ। अब आप एक बात सोचो, सैंपल स्पेस तो पूरा होता है, ठीक है, उसको और एफ का इंटरसेक्शन, एफ जो है उसी सैंपल स्पेस में से ही तो निकला है ना, पूरे सैंपल स्पेस में से ही तो निकला है एफ। तो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लिखा जाएगा तो बेटा एफ ही लिखा जाएगा। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, पी ऑफ एफ अपॉन पी ऑफ एफ, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हमेशा आपका 1 आएगा। तो ये ऐसी खास नहीं था, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
कि probability of not occurring that event if first if f event has occurred, तो ये बहुत सिंपल से आपको सिर्फ 1 में से सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, सिर्फ 1 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल। ये प्रॉपर्टी नंबर हो गई, 3 प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला पुट करना है। पी ऑफ ए आपको दे रखा है 7/13, फिर पी ऑफ बी आपको दिया हुआ है 9/13 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आपको दिया हुआ है 4/13, ठीक है। इवेल्युएट पी ऑफ ए कंडीशन बी, मतलब बी हो चुका और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है। तो ये क्या आएगा इसका, तो यही आएगा, क्या कहते हैं आपका फॉर्मूला बेस्ड यही रहेगा, ठीक है। जो नीचे होता है वहीं यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ती है, बस अब इसको अप्लाई करना है आपको। ये 4/13 हो गया, पी ऑफ बी आपका 9/13 हो गया, तो आपका आंसर आ गया 4/9, राइट। अब क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन में कभी कभी ना पी ऑफ ए यूनियन भी दे सकता है वो, ठीक है। तो जब अगर आपको पी ऑफ ए यूनियन भी दे दिया तो आप ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई कर लेना। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पता है कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। ये तो इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, फिर इसको यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये लोग इसमें यही करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे बेटा मेन चीज जो है ना सैम्पल स्पेस बनाने का ही आता है। अगर सैम्पल स्पेस नहीं बनाया आपने ठीक से तो फिर गड़बड़। तो एग्जाम्पल 2 पढ़िए, इसमें क्या है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है तो यहाँ पे आप क्या कहते हैं सैम्पल स्पेस आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि बी जो है ना, बी स्टैंड करता है बॉय के लिए और जी स्टैंड करता है यहाँ पे गर्ल के, ठीक है। तो अगर किसी फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, तो उसके सैम्पल स्पेसिस क्या बनेंगे, या तो उस फैमिली के पास दोनों बॉय होंगे या फिर दोनों गर्ल्स होंगी, ठीक है, या फिर पहला बॉय दूसरी गर्ल, या फिर पहली गर्ल दूसरा बॉय, राइट। यानी कि यहाँ पे पहला अगर बॉय है तो ये बॉय बड़ा होगा, गर्ल छोटी, गर्ल बड़ी, बॉय छोटा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज बनती है। अब इवेंट देखो क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो ई आप इवेंट मानो बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, ठीक है। तो अगर ये आपने इवेंट माना तो इसकी पहले वो निकाल लो कि सैम्पल स्पेसिस क्या बनते हैं इसके, बोथ बॉयज, यानी कि इसका तो सिर्फ यही बना है, बोथ ऑफ देम आर बॉयज का, राइट। दूसरा क्या बोला है, अब आपको ना जो गिवन वाला है, गिवन वाला होता है बेटा कंडीशनल, ठीक है। यानी ये इवेंट अकर हो गया, गिवन क्या है आपको, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो अगला इवेंट हो गया एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो अगर वन ऑफ देम इज बॉय है तो ऐसे कौन से इवेंट है भाई, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो एटलीस्ट बोला था ना इसलिए ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी, ठीक है। अब अगर आप दिमाग लगाओ, आपको बोला है कि भाई आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और ये गिवन है, तो आप लिखोगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ई इफ एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये क्या निकलेगा, इंटरसेक्शन अपॉन पी ऑफ एफ। तो इंटरसेक्शन देखो इन दोनों का क्या निकल रहा है भाई, यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो क्या होगा आपका, ई इंटरसेक्शन एफ तो आपका सिंपली बी कॉमा बी होगा, राइट। यही होगा। तो इसको अगर आप देखो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसमें क्या है, ये 1 है, 1/4, ठीक है। इसका अगर ये आपका इतना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये तो 1 है, अपॉन टोटल कितने हैं 4, नीचे वाले का निकालो पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ कितना है भाई, ये अगर आपका क्या कहते हैं सिर्फ एफ है ये, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एफ कितना होगा 3/4, क्योंकि इसके आउटकम्स ये फेवरेबल 3 है और टोटल तो 4 है ही, तो 3/4 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखो आपका आंसर कितना आता है, 1/3। तो ये हो गया एग्जाम्पल 2। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3, राइट। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए क्या दे रखा है आपको, 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स mixed up thoroughly and then one of the card is drawn randomly. If it is known that the number of on the drawn card is more than 3,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवेंट। देखो अब यहाँ पे दो इवेंट आएंगे, तो देखो सबसे पहले बस आपको इवेंट डिफाइन करना है, कौन सा गिवन है और कौन सा किसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो यहाँ पे एक चीज गिवन कर दी, पहले तो नंबर कितने हैं, 1 से लेके 10, ऐसे 10 कार्ड्स हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको मिक्स कर लिया हमने, एक कार्ड निकाला, और कार्ड निकालने के बाद हमें ये पता चला इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन दैट ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो आपका एफ जो है ना वो क्या इवेंट होगा, ये होगा नंबर इज मोर देन नंबर इज मोर देन 3, ठीक है, ये इवेंट हो गया। तो इसके सैंपल स्पेसेस क्या होंगे भाई, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये होगा। ये मैंने एफ क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा ये चीज गिवन है, आपको बोल दिया ना इट इज नोन दैट, बस ये आपको यहाँ पे देखना था। और आपको एफ प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, तो नंबर, ये एफ आपका इवेंट हो गया, नंबर इज इवन, राइट। तो अब आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन इफ इट इज नोन दैट, यानी अपॉन एफ हो गया, राइट, इफ इट इज नोन दैट द नंबर इज मोर देन 3। तो अब आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, राइट। तो ये हो गया इतना, ये हो गया पी ऑफ एफ। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, इसके वो क्या बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कह रहा हूँ, यहाँ पे सैंपल स्पेसेस क्या बनेंगे, इसके इवन नंबर के सैंपल स्पेसेस क्या होता है, 2 4 6 8 10, राइट। जब आपको इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा तो आप इंटरसेक्शन देख लीजिए क्या क्या आएगा इसके इंटरसेक्शन में, ये आएगा इसके इंटरसेक्शन में 4 6 8 10, राइट। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी मैं आपसे पूछूं 4 6, ये कितने हैं, 4 है, 4 अपॉन, अगर सैंपल स्पेस होता बेटा, सैंपल स्पेस में पॉसिबल क्या था, 1 2 3 4 अप टू पूरे 10 है ना, तो इसके तो नंबर ऑफ आउटकम्स आपके टोटल जो होते हैं सैंपल स्पेस में 10 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगा, 1 2 3 4 4 अपॉन 10, राइट, अपॉन ऐसी पी ऑफ एफ क्या बनेगा, इसमें कितने हैं 3 4 5 6 7 7 अपॉन 10, तो इससे कैंसिल हो रहा है आपका, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 4/7। तो बच्चों आप देखो एग्जाम्पल नंबर 4 आप अपने आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो मैं आपके साथ एग्जाम्पल नंबर 7 कर देता हूँ डिस्कस। ये थोड़ा सा आपको शायद ट्रिकी लगेगा, क्योंकि इसके अंदर ना दो अलग अलग टाइप के हमने एक्सपेरिमेंट करे हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का मतलब जैसे कि हो गया ना कि एक जगह कॉइन को टॉस करना, दूसरी जगह डाइस को, ठीक है, तो यहाँ पे वो है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 17 में क्या लिखा है, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन, बट इफ द कॉइन शोज टेल देन थ्रो अ डाई। अब आप एक बात समझिए, आपने ना स्टार्टिंग में क्या किया, एक कॉइन लिया है, कॉइन को आपने टॉस टॉस किया है, तो टॉस करने के बाद बेटा क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। अब ये कह रहा है कि अगर हेड आता है ना, तो आपको इसको फिर से टॉस करना है। तो अब आप सोचो, अगर एक बार हेड आ गया, तो अब नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, या तो एक और हेड आ जाएगा या एक टेल आ जाएगा, यही पॉसिबिलिटी है। यानी कि ये वाला जो पार्ट बन गया ना, ये टू कॉइन केसेस का बन गया। कैसे, अगर एक कॉइन आया, इफ हेड अकर्स, तो यहाँ पे आपको इसको वन कॉइन केस फिर से कंसीडर करना है, एक बार और उछालना है। तो ओवरऑल इससे जो इवेंट्स बनेंगे वो क्या बन सकते हैं, ये होएगा हेड आया पहले, हेड आने के बाद एक और हेड आया, ठीक है। दूसरा एक तो ये बन गया, दूसरा आपका पहले हेड आया लेकिन नेक्स्ट टाइम आ गया टेल, ठीक है, ये तो यहाँ पे हो गया एंड, ठीक है। आगे स्टार्टिंग में क्या बोला, जो कॉइन था अगर उसमें हेड आया, तो भाई ये केस, ये तो मैंने आपको समझा दिया। वो कह रहा है अगर फर्स्ट कॉइन में टेल आया, तो आपको एक डाई को थ्रो करना पड़ेगा। बेटा अगर अब आप डाई थ्रो करोगे, 1 डाई, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, ये केसेस आ सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बनाऊं, क्या बनेगा, ये टेल और 1, राइट, टेल के साथ 2, ऐसी टेल के साथ 6, ये सब आ सकता है, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पे चीज हो गई होगी क्लियर। ये चीज तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, सैंपल स्पेसेस हो गए। तो ओवरऑल सैंपल स्पेसेस अगर मैं बोलूं इसके क्या बने, क्या क्या पॉसिबिलिटी आने की, एच कॉमा एच आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरा एच कॉमा टी आने की भी पॉसिबिलिटी है, फिर टी कॉमा 1 आने की पॉसिबिलिटी है, टी कॉमा 2, ऐसे अप टू टी कॉमा 6। तो ये तो हो गया सैंपल स्पेस।
ये कितने हैं, ये 6 है और ये 1 और ये 1, तो 1 + 1 + 6 यानी कि टोटल 8 बन रहे हैं, ठीक है, ये चीज समझ लो। आगे, find the conditional probability of the event that the die shows a number greater than 4। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ई क्या लेना है, नंबर die showing number greater than 4। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अगर आप सैंपल स्पेसेस बनाने बैठो तो देखो, नंबर ग्रेटर देन 4 में सैंपल स्पेसेस क्या क्या बनेंगे भाई आपके सामने, ये आपके बन जाएंगे t,5, राइट, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 4 तो यही है। पहली बात, इसमें कोई डाई नहीं है, इसमें कोई डाई नहीं, नेग्लेक्टेड। इसमें जितने भी डाई डाई थ्रो किए थे, जो नंबर आए थे, उसमें से 2 ही नंबर पॉसिबल है ग्रेटर देन 4 के, यानी कि ये। ठीक है, बात करते हैं एफ। गिवन क्या है आपको इसमें, इसमें बोला है गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, तो एटलीस्ट वन टेल, तो अब आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखो भाई, प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, सैंपल स्पेस, कम से कम एक टेल होने में, ये तो है नहीं, इसमें तो दोनों हेड है, बाकी सब में देखो एक ना एक टेल तो है, मतलब एक ही टेल है बाकी सब में, है ना। तो h कॉमा टी t कॉमा 1, ऐसे ही देखो कितने होंगे t कॉमा 6। ठीक है, तो अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है ये समझना, आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट of which die showing number greater than 4 when it is given that at least one is tail। तो उनमें से एक क्या है आपका, टेल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई। तो आप ऐसे सोचोगे कि यार इसको चलो ऐसे लिख देते हैं, सिंपल, काम खत्म। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ बेटा, ये निकालना पड़ेगा और ये भी अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसको मैं रेड पेन से निकाल के दिखाता हूँ कि इसको निकाला कैसे जाएगा। देखो आप यहाँ पे समझो, ये ना थोड़े से अलग तरीके से निकाला जाएगा, बाकी जैसे आपने पहले के केसेस करे हैं वो इससे अलग है। रीजन, यहाँ पे बेटा ये जो है ना, ये तो प्योर किसका केस है, ये प्योर आपका कॉइन का केस है, ये भी प्योर कॉइन का केस है। बट ये जो है ये कॉइन का है और ये डाइस का है, तो ये वाला डाइस का केस मेजरली माना गया और ये वाला आपका कॉइन का केस। तो क्या होता है, इन कॉइन के केसेस की प्रोबेबिलिटी अलग ली जाती है, अलग तरीके से ली जाती है, और डाइस की अलग ली जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको ई इंटरसेक्शन एफ का निकालना है ना, तो आप पता है कैसे निकालोगे, ये आपको देखना है कि भाई पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो कितने हैं, ये तो अभी आपने निकाले नहीं, पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। तो अब आप यहाँ पे देखिए, पहले तो ई इंटरसेक्शन एफ अगर आप देखोगे क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ जो है, ये इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, यही आ रहा है, टी कॉमा 5 टी कॉमा 6। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझना। पहले ना यहाँ पे ना हम सारे ये जितनी भी अकर हुई है ना चीजें, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक्चुअल में। बेटा 2 डाइस का केस है, ठीक है, 2 डाइस का केस है, तो h कॉमा एच आने की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा 1/4। सिमिलरली 2 डाइस के केस में h कॉमा टी आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है, ये भी आपकी होती है 1/4। लेकिन अब ये केस देखो t कॉमा 1 t कॉमा 2 अप टू t कॉमा 6। तो अब आप ये सोचिए कि अगर ये मैंने एक केस लिया है कॉइन का और आगे वाला पार्ट है डाई का, तो बेटा पॉसिबिलिटी तो इसमें ये भी होती है h कॉमा 1 h कॉमा 2। क्वेश्चन पे मत जाना, मेरा कहने का मतलब है अगर इस फॉर्म में हम देखते हैं, जैसे इस फॉर्म में आपको पता है इसकी 4 प्रोबेबिलिटी बनती है, ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी बनती है, इसकी भी 4 पॉसिबिलिटी बनती है, उस हिसाब से इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है अपने 2 कॉइन केस की कंपैरिजन में, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है, तो इसकी ऐसे h कॉमा 1 h कॉमा पूरी 6 तक होती है ना, और t कॉमा 1 t कॉमा 2 t कॉमा अप टू t कॉमा 6, तो टोटल आउटकम्स कितने बन रहे हैं इसके 12। तो ऐसे 12 आउटकम्स में इस वाले पार्ट की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/12। ठीक है, सिमिलरली इसकी भी कितनी होती है 1/12, इसकी भी कितनी होती है 1/12। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब ई इंटरसेक्शन एफ को देखो, ये क्या है आपका, ये t कॉमा 5 एंड t कॉमा 6। ठीक है, तो आप पता है इसकी प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखोगे, कॉमन वाला पार्ट है ना, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ t कॉमा 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ t कॉमा 6। इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई कितनी होगी 1/12, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी 1/12। तो ये कितनी हो जाएगी 1/12 प्लस 1/12 1/6 हो जाएगा, क्योंकि 2/12 आएगा, राइट। इसके बाद अपॉन पी एफ, तो पी एफ में देखो क्या है, पी एफ, एफ का मतलब हो गया ये इस केस में h कॉमा टी की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको आपको ऐसे लेना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ h कॉमा टी, फिर ऐसी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ t कॉमा 1, ऐसी अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ t कॉमा 6 तक लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम सेपरेटली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ही अलग है,
ये पूरा प्योर कॉइन टू कॉइन केसेस है, ये कॉइन प्लस डाई का केस है, इसीलिए हमको सेपरेट करके लेनी पड़ रही है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एच कॉमा टी वाली, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 है, ऐसे ही अप टू 1/12। तो ये तो 6 बार हो रहा है, तो 1/4 प्लस ये 6/12 हो जाएगा, दैट इज हाफ। तो 1/4 एंड हाफ ये आपका 3/4 हो जाएगा। राइट। तो अब बस अब इसको यहाँ पे पुट कर दो आप इसको इस फॉर्मूले में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 1/6 अपॉन 3/4। जो भी चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल आउट करो, 2/3, दैट इज, ये 2 ऊपर चलेगा, 2/9 इज योर फाइनल आंसर, दैट्स इट। तो बच्चों अब आप ना ये एक्सरसाइज फर्स्ट के आप ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अगर आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो अटेम्प्ट तो दैट इज वेरी गुड, बट ये वाले क्वेश्चन तो जरूर कर ही लेना अटेम्प्ट आप एक्सरसाइज। ओके, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें इसको जरूर। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।